जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन में। हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से 16 महाजनपद को पढ़ लिया था और काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें पढ़ा था, और भारत के मैप के थ्रू उसको जब पढ़ा तो दिमाग में आप लोगों का, हमको उम्मीद है कि एकदम छप गया होगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे है और उसकी राजधानी और उसकी विशेषताएं। महाजनपद में और इससे ज़्यादा सवाल महाजनपद से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वही महाजनपद आगे विकास होता गया। जैसे आपको बताए होंगे कि 16 महाजनपद में सबसे अगर कोई शक्तिशाली महाजनपद अगर उभर के सामने आया था तो वो था मगध। ठीक है ना, कौन सा था? मगध। और मगध में ही हम लोग अब पढ़ेंगे कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। तो मगध के उत्थान में देखेंगे कि कई सारे यहाँ पे शासक आए, जिसमें इसका भौगोलिक विस्तार भी मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा अपना भूमिका निभाता है इसके विस्तार में। इसके बाद बहुत सारे वंश इसमें आए, जैसे देखिएगा हर्यक वंश, सुनाग वंश, ठीक है ना, नंद वंश, फिर आता है आपका मौर्य वंश, तो आगे भी आते हैं जैसे शुंग वंश। तो ये सब वंश आते हैं और इन्हीं वंश के जो शासक थे वो काफ़ी अपने आप में प्रभावशाली थे। लेकिन देखिएगा कि धीरे धीरे जब किसी भी एक खास वंश में जब कमज़ोर शासक आया तो उसको हटाकर दूसरे वंश की स्थापना होता है। ये तो इतिहास में इस तरह से हमेशा आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज मगध साम्राज्य। ठीक है ना, यानी मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे होता है वो आज हम पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पिछले 16 महाजनपद का जो वीडियो सीरीज है, अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया उनसे यही हम बोलेंगे कि पहले आप जाके 16 महाजनपद को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको मगध का जो उत्थान है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए आ जाते हैं टॉपिक पे। किस पे? मगध का उत्थान। तो देखिए, मगध का उत्थान की अगर बात की जाए तो 600, ठीक है, कितना? 600 से 322 बीसी, 600 से 322 ईसा पूर्व में 4 महाजनपदों में के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है ना, कितने? 4 महाजनपदों के बीच संघर्ष होता है। 4 महाजनपद के बीच क्या होता है? संघर्ष। ठीक है ना, संघर्ष किस लिए भाई? तो संघर्ष होता है अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। संघर्ष किस लिए होता है? तो ये संघर्ष होता है सर्वोच्चता के लिए, यानी वर्चस्व बढ़ाने के लिए, सर्वोच्चता के लिए, सर्वोच्चता के लिए होता है। सब लोग चाहता है कि ठीक है ना, हम अपना वर्चस्व बढ़ाएं, अपना साम्राज्य विस्तार करें। और अंततः इसमें देखिएगा कि शक्तिशाली रूप में उभर के कौन आता है, और अंततः उभर के आता है मगध। मगध। और यही मगध क्यों उभर के आ रहा है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मगध ही ऐसा क्या कारण था कि मगध शक्तिशाली उभर के आया, और भी जो महाजनपद थे उनको अपने आप में समाहित करके अपना क्षेत्र विस्तार करता चला गया। ठीक है, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर बात करें इसमें शुरुआत में तो देखिएगा कि इसमें महाजनपद में कि शुरू से अगर देखा जाए तो आपने महाभारत काल में जरासंध का नाम सुना होगा, कि जिससे भीम जो है मल्ल युद्ध करते हैं। जरासंध से भीम मल्ल युद्ध करते हैं। काफ़ी फेमस ये कह सकते हैं कि एक तरह से इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कथा साहित्य और महाभारत में इस तरह के, ठीक है ना, कहानियाँ हैं। तो इतिहासकार इसको पूरी तरह से सत्य नहीं मानते, लेकिन चलिए जो बात कर रहे हैं तो शुरुआत से ही बताना होगा। जैसे राजगीर में क्या है? राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है, तो वहीं पे क्या था कि जरासंध और किसके बीच? भीम के बीच मल्ल युद्ध होता है। ठीक है ना, यानी कुश्ती लड़ता है। तो अगर देखिएगा कि मगध का अगर शुरुआती अगर देखा जाए संस्थापक तो ब्रह्मदत्त थे। ये ब्रह्मदत्त कौन थे? तो जरासंध के पिता थे। ठीक है ना, शुरुआत में अगर देखिएगा तो संस्थापक की बात किया जाए, लेकिन हालांकि बुक में ये नहीं आए, संस्थापक इसका नहीं माना जाता है। ठीक है ना, हर्यक वंश से माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कौन था? बृहदत्त। ठीक है ना, कौन थे? ये थे बृहदत्त। और बृहदत्त का ही पुत्र क्या था? जरासंध। कौन था? जरासंध। कौन था? जरासंध था। समझ में आ रहा है? एक मिनट, हाँ, कौन था? जरासंध। ठीक है, जरासंध था। अब हुआ क्या कि देखिए, मगध के विकास में अगर बात की जाए तो हर्यक वंश का सबसे ज़्यादा योगदान है। हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है ना, इसके विकास में अगर बात की जाए कि
मगध के विकास में, मगध के विकास में अगर बात की जाए तो इसके विकास में 3 जो वंश है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। पहला हर्यक वंश, ठीक है। दूसरा आपका हर्यक के बाद आएगा आपका शिशुनाग, हर्यक के बाद, हाँ ठीक है, हर्यक के बाद आपका आ जाएगा क्या आएगा, शिशु नाग वंश, और इसके बाद आएगा आपका नंद वंश, ठीक है ना, जिसके संस्थापक महापद्मानंद। तो देखिए ये विकास में इन तीनों वंशों का योगदान है। लेकिन अगर बोले कि मगध को चरमोत्कर्ष पे ले गया तो वो आएगा आपका कहाँ, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देखिएगा कि मगध और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा कि यहाँ पे कहने का मतलब, अगर ये मगध को चरमोत्कर्ष पे किसके टाइम पीरियड में आता है, तो ये जाता है मौर्य काल में। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे क्या निर्माण होता है, एक अखंड भारत का, क्या होता है, अखंड भारत का निर्माण होता है, अखंड भारत का निर्माण। तो देखिए ये अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये इस टॉपिक में हम लोग नहीं इसको देखेंगे, हम अलग से मौर्य वंश को पढ़ लेंगे, ये अलग से एक चैप्टर ही है। फिलहाल हम लोग मगध के उत्थान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके, मगध के उत्थान के बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा कि बात यहाँ पे आता है कि मगध का उत्थान, तो मगध का उत्थान किन कारणों से हुआ है, ठीक है ना। सवाल ये आता है कि आखिर उत्थान किन कारणों से हुआ है इसका। अगर बात करें उत्थान की, ठीक है ना, उत्थान के अगर कारण, ठीक है ना, तो देखिए कारण की अगर बात किया जाए तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण और आर्थिक कारण भी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा क्या क्या आएंगे, तो इस कारण के अंतर्गत आएगा आपका सामाजिक कारण, सबसे इंपॉर्टेंट भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, फिर आएगा आपका आर्थिक कारण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये सब कारण बनते हैं किसके उत्थान के लिए, मौर्य वंश के उत्थान के लिए। बात करें अगर देखिए सामाजिक में, तो यहाँ के जो समाज थे वो परंपरावादी नहीं थे, समझ में आ रहा है ना, यानी कि यहाँ के जो समाज थे वो क्या थे, परंपरावादी नहीं थे। यहाँ के समाज नए विचारों को एक्सेप्ट करने वाले, यानी कि नए विचार को ग्रहण करने वाले थे, ठीक है ना। तो ये लोग नया विचार को ग्रहण कर लेते थे, ऐसा नहीं कि एकदम परंपरावादी थे, है कि नहीं। तो ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी ज़्यादा सीखने लगे, और किसी भी तरह के नए एक्सपेरिमेंट करने से लोग संकोच नहीं करते थे। यहाँ का सामाजिक जीवन, उसके बाद बात करें भौगोलिक जीवन, तो ये भौगोलिक कारण, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मगध का है वो भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए तो देखिए, अगर थोड़ा सा अगर भारत के मैप पे अगर नज़र डाला जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में ही बना रहे हैं भारत का मैप, ठीक है ना, ताकि कम समय में समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मगध है यानी बिहार। और भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए इधर से आपका आता है गंगा नदी, फिर इधर से इसी गंगा में मिलता है सोन, यहाँ से गंडक और ये सोन, ठीक है। उसके बाद इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। भौगोलिक स्थिति में अगर देखिएगा तो ये जो मगध बसा हुआ था, तो ये गंगा, गंडक और
सोन नदी के बीच में, तो ये कह सकते हैं कि नदियों से भी सुरक्षित था दुश्मनों से। ठीक है, अगर किसी दुश्मन को इस पे अगर आकर, ठीक है ना, आक्रमण करना होगा तो इसको नदी पार करना होगा, तब वो कहाँ आएगा, मगध में प्रवेश करेगा, है कि नहीं। अब बताइए, नदी अगर प्रवेश करेगा जी तो पता चल जाएगा, तो ये लोग किनारे से, समझ रहे हैं ना, पानी में इतना डुबा डुबा के, इतना डुबा के मारेगा अपने दुश्मनों को कि उसका हालत खराब हो जाएगा, किनारे नहीं लगने देगा। उसके बाद बात करें इसकी राजधानी की, तो पता है कि इसका राजधानी क्या था, राजधानी आपका राजगृह था। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं राजधानी कहाँ था, राजगृह। और राजगृह जानते हैं 5 पहाड़ियों से घिरा है, 5 पहाड़ियों यों से घिरा हुआ है। तो कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक एक दुर्ग का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका, ठीक है ना, मगध मुख्य रूप से यहाँ पे अगर देखा जाए तो पटना मगध का, ठीक है। तो ये अगर कह सकते हैं जल दुर्ग, दुर्ग मतलब क्या होता है, किला जो सुरक्षित करता है। तो ये कह सकते हैं 5 पहाड़ियों का ये घिरा हुआ था, दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग कह सकते हैं इसको, पहाड़ी दुर्ग। तो ये देखिए 5 पहाड़ियों से घिरने के कारण राजधानी भी पूरी तरह से सुरक्षित था। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी बाहरी राजधानी पे अटैक नहीं कर सकता है। जिस देश, जिस राज्य का अगर राजधानी सुरक्षित है, समझ में आ रहा है ना, तो समझिए देश सुरक्षित है। जब तक राजधानी किसी के अंडर नहीं आता है, समझिए वो देश अभी भी पूरी तरह से किसी का अंडर नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए देश का सब कोना स्वतंत्र है, लेकिन अगर राजधानी ही किसी के अगर अंदर आ जाए, यानी कि कब्जा में अगर आ जाए, तो समझिए वो देश पूरी तरह से, ठीक है ना, दुश्मनों के हाथ यानी कि कब्जा में हो जाता है। तो यहाँ पे 5 पहाड़ी था, तो पहाड़ी चढ़ना इतना आसान नहीं था। ये लोग चढ़ के जाएगा तब तक थका हुआ रहेगा, सोच के देखिए ऊपर से एकदम देखेगा कि कहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है ना, धाए धाए मार तीर धनुष के, अरे पहाड़े लुढ़ा के पत्थर ईंट से मार के इसका कुचार देगा जी, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ये हो गया भौगोलिक स्थिति। और यहाँ देखिए कि ये गंगा और गंडक और सोन के नदी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी भी क्या हो जाएगी, मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी। मिट्टी क्या होगी, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी, है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए पर्वत पहाड़ी है इस तरह से, तो यहाँ खनिज के भी किसी भी तरह का कोई कमी नहीं था। भौगोलिक स्थिति में अगर देखिएगा तो यहाँ पे खनिज भी किसी तरह का कोई कमी नहीं था। इन खनिजों का इस्तेमाल जैसे कि लौह अयस्क वगैरह, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। कृषि के औजार, यहां तक कि हथियार भी बनाने में, ठीक है ना, हथियार बनाने में काफी इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए हथियार तो बनाने में, युद्ध में काम आ जाएगा। कृषि सामग्री बनाने से खेती करना बहुत ज्यादा और आसानी हो गया, जिससे क्या हुआ कि अनाज की बहुत ज्यादा उपज होगी। तो अब अनाज ज्यादा उपज होने लगा तो ये व्यापार भी करेगा अनाज का, तो व्यापार करेगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगा कि नहीं, आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक बढ़ जाए, मतलब सही हो जाएगा। तो देखिएगा अगर देखा जाए इसका आर्थिक अगर कारण मुख्य अगर देखा जाए तो इसका आर्थिक अगर स्रोत देखा जाए तो क्या था, कृषि ही मुख्य इसका था, ठीक है। और कृषि क्यों हुआ तो समझ सकते हैं, ये भी हो गया कि कृषि बस इसका भौगोलिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है। बात करें इसकी राजनीतिक स्थिति की, तो मगध में काफी शक्तिशाली शासकों ने, ठीक है ना, अपना वर्चस्व जमाया था। जैसे कि हर्यक वंश में अगर देखिएगा तो बिंबिसार आ गए, उसके बाद बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु हो गया, उदयन हो गया। इसके बाद अगर देखिएगा कि महापद्मानंद, यहां इवन धनानंद, या इसको घनानंद भी कहा जाता है। ये लोग इतने खतरनाक शासक थे कि कई ये तो अपने दुश्मनों को जिंदा चबा जाए जी, समझ में आ रहा है, अपने दुश्मनों को क्या जिंदा चबा जाए, छोड़े नहीं। ये लोग के तो नामे से दुश्मन थर थर कांपता था। तो यहां तो आक्रमण करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, आ रहा है समझ में। तो ये अगर देखिएगा तो मुख्य रूप से मगध के उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान सम्मिलित रूप से निभा रहा था, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक और राजनीतिक कारण, ठीक है। ये इसके महत्व है कि किस तरह से इसका मगध का उत्थान मतलब कि उत्थान का कारण। अब इसके अगर बात करें, अगर नए बात की, ठीक है ना,
तो यहाँ बता ही दिए कि लोहा वगैरह ठीक है मिलता है सब कुछ। हाँ, और इसमें देखिए इसमें आप सामाजिक में एक चीज और समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत वृद्धि तेजी से हुआ। इसमें समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुआ। अब जनसंख्या तेजी से वृद्धि होगा तो बताइए वहाँ सैनिक के रूप में या कारीगर के रूप में या किसी प्रकार के रूप में किसी भी व्यक्ति की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, और इसमें जैसे प्रारंभिक शासक बताएं दिए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मानंद, घनानंद, ये लोग। इसमें एक शिशुनाग वंश के अगर देखा जाए तो शिशुनाग भी कह सकते हैं, शिशुनाग भी अगर कह सकते हैं कि ये भी ठीक है, ये शिशुनाग वंश में अगर देखा जाए तो शिशुनाग भी क्या थे, एक बहुत ही योग्य शासक थे। तो ये लोग के कारण, ये लोग के होते हुए किसी का हिम्मत नहीं था कि भारत में आंख उठा, मतलब उस समय मगध पे आंख उठाकर देख सकता है कि नहीं। जैसे आप देखिएगा कि आज भारत की जो स्थिति है, एक समय ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और जब चाहे बीजेपी की सरकार हो, या देखिए बात यहाँ किसी पार्टी की नहीं है, बात यहाँ व्यक्ति विशेष की है। ठीक है ना, व्यक्ति के अस्तित्व की है और इसके विचारधाराओं की है। ठीक है ना, तो यहाँ किसी पार्टी का बात नहीं हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि जैसे नेहरू जी थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, फिर कह सकते हैं कि आपका इंदिरा गांधी थी। उसके बाद बीजेपी में देखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे ठीक है ना माननीय राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उस समय भारत इतना ज़्यादा वास्तविक रूप से, ऐसा नहीं कोई बनावटी या फेंक या एकदम हवाबाजी टाइप का नहीं था, वास्तविक रूप से भारत मजबूत हुआ था। जब परमाणु परीक्षण हो गया तब तो और मजबूत हो गया था। तो भारत पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था। लेकिन आज अगर बात अगर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि अब देखिए मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं भारत ठीक है ना अमेरिका कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गया, जैसे तेल वेल ये सब को लेकर। लेकिन क्या भारत में पहले ऐसा था? डिपेंड करता है कि आपका राजा कैसा है, आपका वहाँ का व्यवस्था कैसा है। समझ में आ रहा है? अब इसी के बाद देखिएगा ना, इसी के बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब कमजोर शासक आएगा तो देखिएगा कि क्या होता है इसका। जहाँ देखिए इतिहास पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि बस रट लेना, इतिहास से सीखना होता है। इतिहास में किए गए गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, और इतिहास में जो चीज़ अच्छा कर दिया गया है उसको आगे भी जारी रखना चाहिए। इतिहास पढ़ने का बस इतना ही सा मतलब है। लेकिन आजकल समझ में आ रहा ना, लोग बस रटते हैं, समझते नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं। बस किसी तरह से डिग्री मिल जाए, कोई किसी प्रकार का नौकरी हो जाए, कमाई खाई का जरिया मिल जाए बस, लेकिन सीखने के पीछे नहीं भागते हैं। सब लोग डिग्री के पीछे भाग रहा है। ठीक है, अब देखिए अब बोर्ड भर गया है तो इसको क्लीन करते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसका ठीक है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद लिख लीजिएगा बाद में। बाकी इधर देखिए, इधर तो लगा ही दे रहे हैं तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये क्लास। देखिए हम जब पढ़ाते हैं बाबू तो हम समझाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं। ऑफलाइन में हम ज़्यादा समझाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो बच्चा एक बार समझ जाएगा, जो खुद बुद्धिमान एक बार हो जाएगा, वो किसी भी किताब को खुद से पढ़ के समझ सकता है। ऐसा नहीं कि आइए रटवा देते हैं। तो बताइए रटने के लिए क्या, मार्केट में इतना सारा किताब है, स्टूडेंट खुद से लेकर रट नहीं लगा जी, फिर टीचर का क्या ज़रूरत है। टीचर का बस इतना ही काम होता है कि कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट या जटिल से जटिल सवालों को आसान तरीके से अपने छात्रों के तक कितना आसान तरीके से उसको पहुंचा रहा है। बस टीचर का इतना ही काम होता है कि उसको समझदार बनाया जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसको रटने लायक बनाया जाए। बस हम तो कहते हैं कि टीचर का इतना ही काम होता है, क्योंकि टीचर कोई साइंटिस्ट नहीं होता है कि वो नया नया चीज़ों का इन्वेंशन करता है। जो चीज़ हो गया है बस उसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, बच्चों को समझ में आ जाए, समझा दे, ये ना कि रटने के पीछे भागे, तो वो ठीक है मेरे नज़र में। बाकी टीचर तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, हम किसी का बुराई नहीं करते, सब लोग अपने आप में अच्छे हैं। अब देखिए बात करते हैं कि मगध के 3 प्रमुख राजवंश। मगध में कितने प्रमुख, ऐसे तो मगध में ठीक है ना थे आपका, ठीक है ना, देख सकते हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश भी आते हैं। आगे चल के देखिएगा कि अशोक वगैरह भी शासक आते हैं। तो हम बात करें कि मगध के प्रमुख अगर राजवंशों की, तो 3 वंश थे, प्रमुख राजवंश 3 थे प्रमुख
जैसे प्रमुख में 3 थे आपका, पहला हर्यक वंश, अभी जस्ट जिक्र किए हर्यक, फिर शुंग वंश, ठीक ना, फिर आ जाएगा आपका क्या, सॉरी शुंग तो बाद में आएगा, शिशुनाग वंश, शिशु नाग वंश, फिर आएगा आपका नंद वंश। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर तीनों की अगर समय पीरियड की अगर बात करें तो ये था 544 से 412, 544 से कितना था 412, सब बीसी में होगा, सब बीसी में। ठीक है, और ये 412 से आपका चला जाएगा 344, 344 बीसी, और ये 344 बीसी से चला जाएगा आपका 322 तक। तो ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है कि नहीं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो मौर्य वंश आएगा तो मौर्य वंश के लिए एक अलग से चैप्टर ही है। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग चलिए देखते हैं किसको, हर्यक वंश को। नंबर 1 देखेंगे किसको, हर्यक वंश को। देखिए इसका समय काल यहाँ पे लिखा गया है 544 से, ठीक है ना, 412। बाकी इधर भी आप, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। अब हर्यक वंश की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रमुख 3 शासकों के बारे में हमको जानना है। प्रमुख कितने शासक, 3 शासक। इसके प्रमुख 3 शासक, पहला बिंबिसार, बिंबिसार, देखिए बिंदुसार नहीं होगा, बिंबिसार, बिंदुसार अलग है। उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद आएगा उदयन। ये तीनों के बारे में जानना है। ठीक है, अब टाइम पीरियड की अगर बात करें तो देखिए इसका तो 544 से जाएगा आपका 491। अजातशत्रु का अगर समय काल देखा जाए तो इसका जाएगा 491 से, क्योंकि यहाँ पे 491 से समाप्त होगा, तो 491 से प्रारंभ होगा 462, और ये 462 से प्रारंभ होगा तो ये जाएगा आपका 444 तक, सब बीसी में होगा। ठीक है ना, यानी कि ये भी बीसी, ये भी बीसी, ये भी बीसी में समय। अब फिर एक एक करके अब हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार को पढ़ेंगे, फिर अजातशत्रु को पढ़ेंगे, फिर हम लोग उदयन को देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसका, बिंबिसार का। किसका बात करते हैं सबसे पहले, बिंबिसार का। ठीक है, बात करते हैं बिंबिसार। तो देखिएगा कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश के क्या है, संस्थापक है। ये क्या है, कह सकते हैं कि ये इस वंश के क्या है, संस्थापक है। और ये हर्यक वंश का काफी शक्तिशाली शासक कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी मगध को शक्तिशाली बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसका, बिंबिसार का। ये पहले ऐसे शासक हैं जो साम्राज्यवादी नीति पे काम किए, यानी साम्राज्यवादी नीति पे, कहने का मतलब है साम्राज्य विस्तार करने के लिए आरंभ किए, साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार की जो इनकी नीति थी वो थी, कह सकते हैं कि युद्ध और मित्रता दोनों की नीति। ठीक है, यानी कि युद्ध करके जीत लेना है, नहीं तो मित्रता। और मित्रता में जानते हैं सबसे अच्छा इन्होंने कौन सा नीति अपनाया था, तो इन्होंने विवाह नीति। समझ में आ रहा ना, क्या, विवाह नीति। विवाह बहुत अच्छा है कि नहीं, ब्याह कर लीजिए, अब ब्याह कर लीजिए, दहेजे में ले लीजिए साम्राज्य, या तो ससुरारी हो गया, ससुरारी में कौन रोक देगा जी, है कि नहीं, ससुरारी में रोकेगा। तो देख सकते हैं साम्राज्य कैसे विस्तार कर रहा है, या तो युद्ध करके जीत ले, या तो मित्रता करे, या तो समझिए क्या कर ले, विवाह कर ले। तो इसी क्रम में देखिएगा कि इन्होंने अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया, अंग को जीत लिया, अंग को क्या हुआ, जीत लिया। अंग अगर देखिएगा तो बिहार में 3 गो था। ठीक है ना, जिसमें आपका एक था वैशाली वाला, एक था मगध,
और भागलपुर वाला अंग, तो उसको जीत के क्या किया, मिला लिया अपने में। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर देखा जाए मैप में, तो अगर ये है मगध, तो ये है अंग, तो ये इसको मिला लेगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, साम्राज्य बढ़ गया। आ रहा है समझ में। और इस समय जो अंग का जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। तो ठीक है, कौन था ये भी पूछेगा कि अंग को जिस समय बिंबिसार ने अपने आप में मिलाया उस समय शासक तो कौन था, ब्रह्मदत्त था। शासक यहाँ का था अंग का ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था। और साम्राज्य के लिए जस्ट बताएं कि क्या विवाह नीति अपनाया, और इस विवाह नीति के तहत इसने 3 विवाह किया। कितना विवाह किया, तो इन्होंने 3 विवाह किया। और तीनों विवाह किस किस से किया, तो अभी लोग देखिए हम लोग, तो देखिए पहला इसने कौशल देश की से किया, जिसकी राजकुमारी थी। पहला किया आपका कौशल देश। तो कौशल देश की जो राजकुमारी थी महाकौशला, कौन थी, महाकौशला। और फिर एक विवाह ये करते हैं वैशाली, यानी वैशाली में करते हैं उसका राजकुमारी चेलना से। वैशाली में कौन थी, चेलना राजकुमारी, लीजिए वैशाली भी हो गया। उसके बाद एक मध्य राज्य या मध्य देश कह सकते हैं कि राजकुमारी थी, उससे विवाह करते हैं। तो मध्य देश की थी आपका राजकुमारी क्षेमा, मध्य देश की राजकुमारी। तो ये यहाँ पर इन्होंने कितना विवाह किया, 3 विवाह किया। साम्राज्य विस्तार हुआ, दहेज के रूप में लिए, ससुरारी हो गया, तो फिर तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है कि नहीं। उसके बाद अगर आगे देखिएगा कि इन तीनों में से ज़्यादा ये जो चेलना है उनसे ज़्यादा प्रभावित थे कौन, बिंबिसार, है कि नहीं। होता है ना जी, ज़्यादा मानते होंगे। तो देखिए इन्हीं के प्रभाव में आकर ना ये जैन धर्म को अनुयायी, मतलब जैन धर्म को मानने लगते हैं। कौन, बिंबिसार। अब इन्हीं के समकालीन कौन थे, गौतम बुद्ध, यानी बिंबिसार के ही समकालीन थे कौन, इनके ही समकालीन थे आपका गौतम बुद्ध। ठीक है, हालांकि देखिएगा कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि गौतम बुद्ध जो हैं, ठीक है ना, वो बिंबिसार के रिश्तेदार लगते थे, यानी रिलेटिव में ही थे। कहीं बोलता है कि फूफा लगता है, कहीं मौसा लगता है, चलिए उतने पे नहीं है, मतलब इतना ही है कि समकालीन थे और रिलेटिव भी थे। तो कहीं ना कहीं इनको राजकीय, गौतम बुद्ध को राजकीय श्रेय, मतलब कि श्रेय भी मिला था बिंबिसार के थ्रू, भले ही इन्होंने जैन धर्म को माना। तो मतलब जैन धर्म से प्रभावित हो गए थे, हालांकि बौद्ध धर्म को ही, ठीक है ना, मानते थे। अब बात करें कि अपनाया, उसके बाद इनके शासनकाल में वैद्य एक हुआ करते थे जिनका नाम था वैद्य जीवक, यानी जीवक, ठीक है ना, यानी बिंबिसार के ही टाइम पीरियड में एक वैद्य था, वैद्य नाम था जीवक। तो देखिए बिंबिसार ने इसी जीवक को गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भेजे थे, यानी इलाज कह सकते हैं या उपचार, बात तो एक ही है, उपचार, रोगों से उपचार के लिए। फिर वहीं अगर बात देखिएगा कि मध्य प्रदेश का एक शासक था चंड प्रधोत। यहां क्या है, मध्य प्रदेश, तो यहां का एक शासक था चंड प्रधोत। कौन था, चंद प्रधौत। ये काफी दिन से बीमार चल रहा था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब लगता है
कि चंद्रप्रद्योत के पास अब समय नहीं है, ठीक है ना, अब इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता है। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया तो ये उम्मीद छोड़ चुके थे, इनको लगता था कि अब कैसे होगा। लेकिन सोच के देखिए, जिसको उम्मीद का किरण न दिखे, अगर उम्मीद जग जाए तो उसके लिए इससे बड़ा कोई बात नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब जीवक ने इसका भी उपचार किया तो ये स्वस्थ हो गया। जब ये स्वस्थ हो गया तो खुशी के मारे ही मध्य प्रदेश ये पूरा क्षेत्र दे दिया। तो लीजिए, ये वाला भी क्षेत्र अब इसका हो गया। देख रहे हैं किस तरह से मगध बढ़ता जा रहा है, जहाँ जैसा जरूरत पड़ा, ठीक है ना, वो इस तरह से साम्राज्य को विस्तार करने में सफल रहे। तो इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं कि शासक थे, क्योंकि कूटनीति से भी, मित्रता से भी, वैवाहिक नीति से भी, किसी भी तरह से साम्राज्य को विस्तार करने का कार्य कर रहे थे। और राजधानी अभी जस्ट बताएं कि कहाँ था, राजगृह था। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, राजगृह कहाँ था उस समय अगर देखा जाए तो राजधानी कहाँ था, कैपिटल, सीपी मतलब मैं शॉर्ट में कैपिटल, राजगृह, है ना। एग्जाम में पूछा भी गया है कि मगध का प्रथम राजधानी तो राजगृह। फिर देखिएगा कि आने वाले समय में टी राजधानी बदलते रहते हैं और अंतिम रूप से फिर आपका पाटलिपुत्रा यानी कि जो पटना में ही रह जाता है। और अभी तक देखा जाए तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और इसके बारे में तो बता ही दिए कि 4-5 पहाड़ियों से घिरा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी दुर्ग बोलते हैं। और उसके बाद बिंबिसार की अगर अन्य नाम की अगर बात किया जाए तो इनके अन्य नाम अगर बात किया जाए किसके, बिंबिसार की, तो बिंबिसार का अन्य नाम तो अन्य नाम इसमें बिंबिसार का अगर देखिएगा तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षैत्रोजस बोला गया है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, क्षैत्रोजस, ये बोला गया है आपको मत्स्य पुराण में, ठीक है ना। मत्स्य पुराण में क्या बोला गया है, क्षैत्रोजस। वहीं जैन साहित्य में श्रेणिक बोला गया है। जैन साहित्य में क्या बोला गया है, श्रेणिक, श्रेणिक। जैन साहित्य में क्या बोला गया है, श्रेणिक, ये वाला ना होगा, श्रेणिक, ठीक है ना। तो ये बोला गया मत्स्य पुराण और ये बोला गया जैन साहित्य, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि बिंबिसार के अन्य नाम क्षैत्रोजस और श्रेणिक। क्षैत्रोजस मत्स्य पुराण में बोला गया है और श्रेणिक जैन साहित्य में बोला गया है। अब बिंबिसार से रिलेटेड और भी कुछ बिंदु पे हम लोग नजर देखते हैं और देखेंगे कि बिंदुसार की हत्या इसके खुद के पुत्र कर देता है, ठीक है ना। यानी अगर इसकी बात करें कि इसकी हत्या, बिंबिसार की अगर हत्या की बात करें तो इसका खुद का पुत्र अजातशत्रु, है ना, नाम है अजातशत्रु, शत्रुओं से आजाद, शत्रुओं को विनाश करने वाला। बताओ, अपने पप्पा को ही ठिकाना लगा दिया किस लिए, साम्राज्य के लालच में, है कि नहीं जी। अजातशत्रु ने, लेकिन ये जो बात लिखा गया है जैन, आपका जैन ग्रंथ में लिखा गया है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। किस में लिखा गया है, जैन ग्रंथ में। आ रहा समझ में, किस में लिखा गया है, जैन ग्रंथ में। और ये आवश्यक सूत्र में, यानी जैन ग्रंथ के आवश्यक सूत्र। हालांकि तो लेकिन हम लोग पढ़ते भी हैं कि मारा ही मारा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा ही बोलता है कि नहीं ऐसा मारा उड़ा, ठीक है ना, नहीं है, ये आत्महत्या कर ली है बिंबिसार, कहीं भी ऐसा माना जाता है। लेकिन हम लोग एग्जाम में अगर पूछेगा तो एग्जाम में आपको यही लगाना है कि बिंबिसार की हत्या उसके खुद के पुत्र ने कर दिया था। अब सोच के देखिए कि बिंबिसार की हत्या उसके खुद के पुत्र ने किया था, आखिर क्यों किया होगा, साम्राज्य के लिए। अब हुआ क्या कि बिंबिसार की, देखिए 1 मिनट पानी पी लेते हैं। बिंबिसार शासन कर रहे थे और इस दौरान अजातशत्रु का शादी विवाह भी हो चुका था और अजातशत्रु का एज होता जा रहा था। अब बिंबिसार की गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब बताइए, बिंबिसार नंबर में लगा हुआ है कि कब पिताजी रिटायर लेंगे।
और हम बैठेंगे। लेकिन चलिए आप सोच के देखिए कि कोई भी अगर देखा जाए तो पुत्र इतना शुरू में नहीं सोच सकता अपने पिता को मारने के लिए। देखिए इतिहास में उतना ही, लेकिन सोच इंसान क्या है, बौद्धिक क्षमता। आप सोचिए, इतिहास पढ़ रहे हैं तो खुद से कल्पना कीजिए। हमको तो लगता है ना ऊपर मेहरारू भड़काई होगी अजातशत्रु को कि बताइए कब तक रहिएगा, ये बुढ़ऊ बैठल रहेगा, लगाइए इसको ठिकाना, ठीक है, कब तक आप इसके आगे पीछे डोलिएगा। डेली एक के बतवा को मान लो कि किसी को बोला जाए, गुस्सा नहीं आएगा जी, मान लीजिए डेली, तब कब कीजिएगा, लीजिए एक आध दिन हटाओ रास्ता से, साफे कर दिया, समझ रहे, बड़ी सभा में गया अजातशत्रु को, अब चाहे भाला मारा, तीर मारा या तलवार से काटा, ठीक है ना, लेकिन हत्या कर दिया। अब हत्या कर दिया, अब ये दृश्य देखकर बताइए, अब अजातशत्रु के खिलाफ कोई खोखेगा जी? देखा कि बताओ, जो अपना पिता का नहीं हो सका वो किसी और का होगा। अभी राजनीति में वही है, राजनीति में देख रहे हैं जी, कोई किसी का हो रहा है, इतिहास शुरू से गवाह है। और आज भी देखिए कि जनता आपस में, ठीक है ना, लड़ रहा है नेता के चक्कर में, नेता किसी का नहीं हुआ है। अभी बिहार का स्थिति अगर देखिएगा तो देख ही रहे हैं, ठीक है, कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए लिखित में। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिए होंगे? जो व्यक्ति कभी भी जब से सीएम बने सीएम पद नहीं छोड़े, अगर देखा जाए कंटिन्यू, तो 20 जनवरी या जून या जुलाई इस तरह से 2005 से कंटिन्यू 2026 तक सीएम रहे। और ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर सीएम की शपथ अगर लेने वाले कोई अगर सीएम हैं तो वो हैं नीतीश कुमार जी, 10 बार लिए हैं, 10 बार, इसको भी याद रखिएगा। हालांकि अगर देखिएगा कि 2000 ईस्वी में भी कुछ दिन के लिए सीएम बने थे, फिर उसके बाद हट गए, फिर कंटिन्यू जब 2005 से हैं तो अभी तक वही रहे थे। अब यहाँ सोच के देखिए कि चाहे गठबंधन करना पड़ो, इस पार्टी में जाना पड़े, उस पार्टी में, लेकिन सीएम वही थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीएम पद छोड़ दिए? इसके पीछे देखिए बहुत सारे राज हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नीत हत्याकांड है या जो भी हो, बस इतना जानिए कि अगर आपका सीक्रेट यानी आपका कोई ऐसा गुप्त राज है, अगर किसी को वो अगर पता हो, तो इतना जानिए कि आपके लिए उससे बड़ा कोई हथियार उसके पास नहीं है। कभी भी आपको वो हरा सकता है उस हथियार के प्रयोग करके। इसीलिए कहिए, समझिए कि एक तो पहला कुछ ऐसा काम ही नहीं करना है कि जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़े। आरक्षण में कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़े, है कि नहीं? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। हाँ, अगर हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी पे भरोसा नहीं करना। अगर कोई जानेगा बाबू, तो हमको तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ दाल में काला है कि नीतीश कुमार को किसी कारण बस, ठीक है ना, क्योंकि वो हमको नहीं लगता कि वो इंसान खुद से सीएम पद छोड़ने वाले। तो हमको तो लगा कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, मतलब जब तक जीवित रहेंगे सीएम वही रहेंगे। लेकिन चलिए, राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ अपने पिता की हत्या कर सकता है तो ये कौन सा बड़ा बात है कि नहीं? तो ये आपका था बिंबिसार। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अजातशत्रु के बारे में, ठीक है ना। तो अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि समय हो चुका है। लेकिन हाँ, आप लोग ये बताइए कि आज जो हम आपको बताए हैं समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, पूरा तरीके से ये इतिहास को एक तरह से कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि एकदम पॉइंट वाइज, ठीक है ना, चलिए जी ये पॉइंट लिखिए, ये अब बताइए। वैसे अब वो जमाना रह गया जी पढ़ने का। यानी एक बार पढ़िए तो एकदम सामने दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वो होता है पढ़ने का मतलब इतिहास। तो अगर जैसा भी आपको लगा हो तो कमेंट में फीडबैक जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।